दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंशु कुमार। मैं अवनी एंटरप्राइजेस की तरफ से आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम जो कि आयोजित अवनी एंटरप्राइजेस की तरफ से किया गया है, किसान ग्राम कवि गोष्ठी में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों यह जो कार्यक्रम है हमने अपने एक सोशल कैंपेन के तहत यानी कि जिसका नाम है हैशटैग सेव द आर्टिस्ट इसके तहत किया, जिसका मुख्य मकसद है हमारे जितने भी कलाकार हैं उन सभी को एक मौका प्रोवाइड करना, उन सभी लोगों को एक मंच प्रोवाइड करना जिनके माध्यम से वो अपने कला को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस हैशटैग सेव द आर्टिस्ट का जो मुख्य मकसद है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, कलाकारों के लिए दूसरा घर होता है मंच, और इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो उनका ये एक मंच का जो साधन था वो छिन चुका था। इस कारण से अवनी एंटरप्राइजेज ने एक छोटा-सा इनिशिएटिव लिया हमारे उन कलाकारों के लिए कि हम उन्हें एक डिजिटल मंच प्रोवाइड कर सके, जहां से उनका जो एक छोटा दूसरा घर है वो उसको मिस ना करे। दोस्तों इस अवनी एंटरप्राइजेस के इस छोटे से इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे आज के टाइटल प्रायोजक यानी कि किसान ग्राम ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमें बहुत बड़ा एक सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिनके माध्यम से हम लोग आज के इस कार्यक्रम को आप सभी तक लेकर के आए। दोस्तों साथ ही साथ मैं अपने सारे जो कलाकार हैं इनका बहुत-बहुत अभिनंदन और बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके भरोसे हम लोग इस इवेंट को आज इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर पा रहे हैं। और इतने गणमान्य हमारे साथ जितने अतिथि मौजूद हैं, आप सभी हमारे ऑडियंस जो मौजूद हैं हमारे साथ, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों मैं अपने तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, और अपने जितने भी कलाकार हैं उन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे कवियों को सुनेंगे जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, और हमारे इस जो एक पोएट्री कम्युनिटी है इसमें बहुत ही अच्छा एक उनका स्टैंड है, उन लोगों का एक बहुत ही अच्छा नाम है। उन सभी लोगों को आज हम लोग अपने एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इस छोटे कार्यक्रम में इतने गणमान्य लोग मौजूद हैं। दोस्तों इसी के साथ आप सभी लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहूंगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जब हमारे कलाकार परफॉर्म कर रहे हो उस वक्त कृपया आप सभी लोगों से गुजारिश होगी अपने आप को अनम्यूट करने की कोशिश ना करें। आप अपने जो भी शुभकामनाएं हैं वो हमारे चैट बॉक्स के माध्यम से हमारे कलाकारों तक पहुंचा सकते हैं, और हमारे कलाकार उनको अपने स्क्रीन पे देख करके रिस्पॉन्ड भी करेंगे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक और चीज गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहें अपने वीडियो को ऑन रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी कारण से नेटवर्क की इश्यू आ रही है तो आप अपने वीडियो को ऑफ कर ले, ताकि आपका जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है ये बहुत ही मजबूत बना रहे। अब दोस्तों आप सभी लोगों का ज्यादा बिल्कुल भी समय नष्ट ना करते हुए मैं अंशु कुमार अपनी सहायिका योशिता पटवर्धन जी से गुजारिश करूंगा कि वो सामने मंच पर आए, अपने आप को अनम्यूट करें और हमारे आज के जो पहले हमारे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, इनका स्वागत करें। धन्यवाद। Hello and good evening, everyone. I'm Yoshita और thank you अंशु for inviting me. हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे सबसे पहले कवि राजा रवि जी के, जो पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सचिव भी रह चुके हैं और हमारे समाज के लिए बहुत सारे नए काम करते आए हैं, और ये बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट रह चुके हैं पटना यूनिवर्सिटी के, हम सबके चहेते और पटना विश्वविद्यालय के आन बान और शान भी हैं। तो मैं इनका इनवाइट करना चाहूंगी और आप आके सबसे पहले हमारे प्रोग्राम को शुरू करें। वेलकम राजा रवि जी। जी, इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने वाले सभी जो श्रोतागण हैं और साथ ही इस बहुत अच्छे मंच पर आमंत्रित करने के लिए जो अवनी एंटरप्राइजेस है, आप सबों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि बहुत अच्छा कहा अंशु जी ने कि कलाकार के लिए एक दूसरा घर उसका मंच ही होता है। निस्संदेह आज मैं भले ही राजनीति में हूँ, लेकिन इसके पहले जो साहित्य है वो मेरी पहली प्राथमिकता रही है, और आज भी जब किसी साहित्य के मंच पर जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं आज अपने घर पर लौट आया हूँ। तो यह काफी अच्छा, काफी सुखद अनुभव होता है। तो एक ऐसा मंच प्रदान करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक छोटी सी शायरी है कि ये मौसम इन बहारों की रवानी अधूरी रह जाती। मैं जो अपनी पोइट्री की लाइन है वो मैं शुरू करता हूँ और एक छोटा सा शेर है वहां से शुरुआत करना चाहूंगा कि ये मौसम इन बहारों की रवानी अधूरी रह जाती, ये मौसम इन बहारों की रवानी अधूरी रह जाती, जो तुम न आते मेरी भी कहानी अधूरी रह जाती।
नमस्कार, मैं राजा रवि, मैं कोशी मिथिला क्षेत्र से हूँ और जैसा कि इसके पहले योशिता ने बताया कि मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का सचिव भी रह चुका हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद साहित्य मेरी पहली प्राथमिकता रही है। हिंदी बोलना, हिंदी लिखना और हिंदी पढ़ना मुझे सदैव बहुत पसंद रहा है और आज आप सबों के बीच का आकर बहुत ही खुशी हो रही है। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ अपनी पहली पोइट्री से, जो मैंने अपनी जिंदगी की पहली पोइट्री लिखी थी, करीबन आज से 4 या 5 साल पहले। ये पोइट्री एक ऐसी कहानी की पोइट्री है जो कहानी आज कहीं न कहीं समाज के भीतर, इस दुनिया के भीतर गुमनाम रह जाती है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो क्लास के किसी बेंच डेस्क पर शुरू होती है, रास्ते पर प्लेग्राउंड में खेलियां करती है और घर की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। तो उन कई सारी गुमनाम कहानियों के नाम मेरी कविता थी और जब मैंने यह कविता लिखकर तैयार किया तो मुझे शीर्षक देने की बारी आई और फिर मुझे लगा कि नहीं, शीर्षक से अच्छा मैं इसको शेर के ही माध्यम से शुरू करना चाहता था। और मैंने शेर लिखा था कि वक्त के करवटों में हालात के सिलवटों से गुमनाम रह जाते हैं। देखिए, वक्त का कैसा सितम होता है और कैसे हालात बनते हैं कि ये कहानियां गुमनाम हो जाती है। तो मैं लिखता हूं कि वक्त के करवटों में हालात के सिलवटों से गुमनाम रह जाते हैं। ये वो वक्त के करवटों में हालात के सिलवटों से गुमनाम रह जाते हैं। ये वो रिश्ते हैं जो एहसासों की कश्मकश में बेनाम रह जाते हैं। तो उन्हीं बेनाम रिश्तों को नया आयाम देती हुई मेरी पूरी पोइट्री है। तो सबसे पहले एक शायर ये लिखना चाहता है कि उसकी महबूब उसके लिए क्या होती है। तो मैं लिखता हूं कि जो एक पल भी मेरी नीयत थोड़ी खराब हो जाए, जो एक पल भी मेरी नीयत थोड़ी खराब हो जाए, हर कली इस बाग की खिलकर गुलाब हो जाए। जो एक पल भी मेरी नीयत थोड़ी खराब हो जाए, हर कली इस बाग की खिलकर गुलाब हो जाए। लेकिन एक कमिटमेंट नाम की चीज होती है कि डूबा रहा पर मैं तेरी मदमस्त गहरी आंखों में, डूबा रहा पर मैं तेरी मदमस्त गहरी आंखों में, कि एक इशारे पे है जिसके रोशन चराग हो जाए। और जैसा कि हमेशा होता आया है, कहते हैं कि प्यार का दुश्मन सारा जमाना। लोग पूछते हैं कि प्रेम में मिलता क्या है, तो एक शायर के तौर पर, एक कवि के तौर पर मैं कहता हूं कि प्रेम में भाई कुछ मिलता नहीं है, बल्कि खुद को लुटा देने का नाम ही मोहब्बत है। और मैंने कुछ पंक्तियां उसके लिए भी लिखी थी कि अपने हिस्से की धूप तुम्हारे नाम लिखकर, अपने हिस्से की धूप तुम्हारे नाम लिखकर, हम खुद एक ढलती धुंधली शाम हो गए। अपने हिस्से की धूप तुम्हारे नाम लिखकर, हम खुद एक ढलती धुंधली शाम हो गए। और जमाने की नजरों से तुम्हें छुपाने की कोशिश में, जमाने की नजरों से तुम्हें छुपाने की कोशिश में, तुम गुमनाम ही रहे, हम बदनाम हो गए। देखिए, एक ऐसा टाइम आता है प्यार मोहब्बत का, जब वो कॉलेज का दौर होता है, कोचिंग का दौर होता है। सबों को पता है कि भाई बॉयज साइड का डेस्क इस साइड है, गर्ल्स साइड का डेस्क उस तरफ है। लेकिन फिर भी कोई एक लड़का लिखता है कि फलाना विड्स फलाना, या फिर फलाना लफ्ज फलाना, इस उम्मीद में कि शायद वो डेस्क कभी बॉयज सेक्शन से उठ करके गर्ल्स सेक्शन तक जाएगा और उसकी महबूबा को पता चलेगा कि उसका आशिक उससे कितना और बेइंतहा मोहब्बत करता है। और इश्क के कई सारे मौसम आते हैं। ऐसा तो कहा जाता है कि इश्क में हर एक मौसम खूबसूरत होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता रहा है कि इश्क का सबसे खूबसूरत मौसम होता है, वो होता है सर्द मौसम। तो इस समय जो एक तलब होती है किसी आशिक की, तो मैंने उसको कुछ शब्द दिए थे कि ठिठुरती सर्द रातों में तेरे तलब की कैफियत, ठिठुरती सर्द रातों में तेरे तलब की कैफियत, तुम्हारे सुर्ख होठों ने हमें मजबूर कर दिया। मैं लिखता हूं कि ठिठुरती सर्द रातों में तेरे तलब की कैफियत, तुम्हारे सुर्ख होठों ने हमें मजबूर कर दिया। और बेपरवाह रहे जमाने से तेरे इश्क की प्यास में, बेपरवाह रहे जमाने से तेरे इश्क की प्यास में, तेरे नजरों की इनायत ने हमें मशहूर कर दिया। और जैसा कि हमेशा होता आया है कि हम मिलते हैं बिछड़ने के लिए और शायद बिछड़ते हैं फिर कभी नहीं मिलने के लिए। तो जो इसका आखिरी कुछ लाइंस में लिखना चाहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे इस पोइट्री का पूरा स्टाइल चला रहा था कि मैं 4-4 लाइनें लिखता चला आऊं, लेकिन अंतिम में 2 पंक्तियों के आगे मेरी कलम चल नहीं सकी और मैंने उन्हीं 2 पंक्तियों से इस कविता पर विराम लगा दिया। और मैंने लिखा कि मैं खुद से ही खुद को तोड़ आया हूं, मैं खुद से ही खुद को तोड़ आया हूं, कुछ तो है जो तुझ में छोड़ आया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और चूंकि हम पटना विश्वविद्यालय से आते हैं,
तो पटना विश्वविद्यालय के जो कई सारे घाट हैं, मैं आपको बताऊं कि पटना विश्वविद्यालय के पीछे 3-4 घाट हैं और सारे घाट की अपनी अलग-अलग कहानी होती है। सबसे पहला आता है कृष्णा घाट, जो ना जाने कितने ही लव स्टोरीज और ब्रेकअप्स का गवाह बनता है। फिर आता है काली घाट, दरभंगा हाउस के रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडी वाले सीनियर्स, मास्टर्स के बड़े-बड़े विद्वान, वहां पर ज्ञानवर्धन होता है। और फिर बगल में गुलबी घाट, जहां पर कि कई सारे दाह संस्कार होते हैं। तो इन सबको देख करके पटना विश्वविद्यालय के भीतर जो डेवलपमेंट होता है, एक बॉयहुड से लेकर के एडल्टहुड का, वो कहीं ना कहीं पटना विश्वविद्यालय के सारे घाट पर लोग तय कर लेते हैं। तो कृष्णा घाट के ऊपर मैंने कुछ लिखा था और छोटी से 2-4 लाइनें थी, ये कविता के फॉर्म में नहीं थी, मैंने एक छोटी सी पैराग्राफ के रूप में लिखा था कि कैसे कृष्णा घाट पर जब कोई महबूब बैठी होती है, उसका आशिक क्या सोच रहा होता है। तो मैंने लिखा था कि कृष्णा घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए, कृष्णा घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए जब हवा तुम्हारे जुल्फों को बिखेर देती है, कृष्णा घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए जब हवा तुम्हारे जुल्फों को बिखेर देती है और तुम अपनी 2 उंगलियों से उसे किनारे करती हो। मैंने लिखा था कि कृष्णा घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए जब हवा तुम्हारे जुल्फों को बिखेर देती है और तुम अपनी 2 उंगलियों से उन्हें किनारे करती हो। मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन जलन होती है मुझे तुम्हारी उन 2 उंगलियों से। और जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा था कि प्यार होता है, मोहब्बत होता है, अंत में सिर्फ एहसास बचते हैं, जज्बात बचते हैं, यादें रह जाती हैं बस। तो कुछ एक पंक्तियां उस पर मैंने लिखा था कि क्या सब होता है और क्या क्या सब यादें बनकर आपको हमेशा कुरेदती रहती हैं। हवा में बिखरती तेरी जुल्फें अब भी याद है मुझे, हवा में बिखरती तेरी जुल्फें अब भी याद है मुझे, मेरा उन्हें किनारे करना क्या तुमको याद आता है। हवा में बिखरती तेरी जुल्फें अब भी याद है मुझे, मेरा उन्हें किनारे करना क्या तुमको याद आता है। वो टूटकर मेरा बिखर जाना, वो टूटकर मेरा बिखर जाना अब भी याद है मुझे, अपनी बाहों में समेट लेना क्या तुमको याद आता है। और सबसे खूबसूरत पंक्ति जो इस कविता में मैंने लिखी थी कि वो अंधेरों में तेरा सहम जाना अब भी याद है मुझे, वो अंधेरों में तेरा सहम जाना अब भी याद है मुझे, घबरा कर मुझसे लिपट जाना क्या तुमको याद आता है। एक बार फिर से वो 3 लाइनें मैं दोहराना चाहूंगा। सबों की बहुत बहुत वाहवाही मिल रही है और निश्चय ही जो एक कलाकार, एक फनकार, एक कवि होता है, उसका उत्साह आप सबों की तारीफों से ही बढ़ता है। तो ऐसे ही आप अपनी तारीफ, अपनी दाद देते रहे, हमारा भी उत्साह बढ़ा रहेगा। तो मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि हवा में बिखरती तेरी जुल्फें अब भी याद है मुझे, मेरा उन्हें किनारे करना क्या तुमको याद आता है। वो टूट कर मेरा बिखर जाना अब भी याद है मुझे, अपनी बाहों में समेट लेना क्या तुमको याद आता है। और अंधेरों में तेरा सहम जाना अब भी याद है मुझे, अंधेरों में तेरा सहम जाना अब भी याद है मुझे, और घबरा कर मुझसे लिपट जाना क्या तुमको याद आता है। हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे और ये प्यार भी रहेगा। कहते हैं कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, क्या खत्म होता उस पर गौर कीजिएगा कि हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे और ये प्यार भी रहेगा, लेकिन अब तुम्हारा इंतजार ना रहेगा। हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे और ये प्यार भी रहेगा, लेकिन अब तुम्हारा इंतजार ना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ पंक्तियां मैंने प्यार मोहब्बत की लिखी थी और उसके चूंकि बाद कुछ सामाजिक सरोकार की भी बात हुई, राजनीतिक जीवन की भी बात हुई, तो लगभग हर एक क्षेत्र में मैंने कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की है। तो अपने हर एक जॉनर से कुछ कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगा आपको और आप सबों के उत्साह से भी पता चलेगा कि मैं कितना हद तक कामयाब रहा हूं। तो अभी चूंकि चुनाव का टाइम है, तो कुछ एक पंक्तियां इस चुनाव के ऊपर भी बनती है। मैं आपको बताऊं कि अभी लॉकडाउन का समय है, अनलॉक हालांकि शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी बड़ी रैलियों की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन मैंने यह कविता तब लिखी थी जब पिछली बार चुनाव हो रहे थे और गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की गई थी। जब मैं सुबह में उस रास्ते से कंकड़बाग आ रहा था, तो वो रैली एकदम शबाब पर थी, खूब सारी भीड़, बहुत हुजूम, हर तरफ बड़े बड़े बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगे हुए थे। और जब मैं शाम में उस रास्ते से वापस लौट रहा था, तो लगभग वो पूरा मंच उजड़ चुका था। तो इस पूरे घटना में आपको एक रैली दिखती होगी, रैली शुरू हुई, रैली खत्म हुई,
वो दिखता होगा, लेकिन मुझे समाज के दो खांचे दिखे, समाज के दो तरह के लोग दिखे। दो तरह के लोग वो, एक जो रैलियों में जाते हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रैलियों के बाद जाते हैं। तो पहले जो दो स्टैंजा है वो बहुत कॉमन है, वो आप सबों को पता है, लेकिन इस पूरी कविता का भार इसकी आखिरी कुछ पंक्तियों में है। और उन लोगों के ऊपर मैंने यह कविता लिखी थी कि वो लोग जो रैलियों के बाद आते हैं। तो शुरुआत से सुनेंगे आप लोग कि क्या नजारा होता है। वो बड़े बड़े होर्डिंग्स, वो बड़े बड़े होर्डिंग्स जिस पर होती है नेताओं की आदमकद तस्वीरें। आप लोग देखते होंगे कि कई फीट की, 40 फीट 50 फीट के बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं, उस पर नेता की हाइट भले 6 फीट वाली, उसका 15 फीट का फोटो लगता है। तो वो बड़े बड़े होर्डिंग्स जिस पर होती है नेताओं की आदमकद तस्वीरें, चटक रंगों वाला बैकग्राउंड और कॉन्ट्रास्ट में छपे हुए कुछ बड़े बड़े वायदे, सबको मकान सबको छत के वायदे। वो कुछ लोग जो रैलियों में आते हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि बहुत चीजें नॉर्मल होती है, तो नॉर्मल बातें मैं पहले कहूंगा, जो स्पेशल बात है वो मैं सबसे आखिरी में कहूंगा। वो कुछ लोग जो रैलियों में आते हैं, नेताओं के भाषणों पर तालियां बजाते हैं, शख्सियत को मापते हैं तस्वीरों के माप से, मानवताहीन नेताओं को महामानव बताते हैं और उनके मंच से उतरते ही घर को लौट जाते हैं। वो लोग जो रैलियों में आते हैं, वो लोग जो रैलियों में आते हैं वो यही करते हैं कि भाई नेताजी ने भाषण दिया, खूब जोरदार तालियां बजाते हैं, नेताजी ताली बजाए, वाह वाह किए, बहुत बढ़िया, रैली खत्म, नेताजी हेलीकॉप्टर पे और वो आदमी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा कि इस कविता का केंद्र बिंदु वो लोग हैं जो रैलियों के बाद आते हैं। तो आखिरी स्टैंजा जो है उसको आप काफी गौर से सुनेंगे। मगर वो कुछ लोग जो रैलियों के बाद आते हैं, मगर वो कुछ लोग जो रैलियों के बाद आते हैं, उखाड़ ले जाते हैं ये बड़े बड़े होर्डिंग्स। मगर वो कुछ लोग जो रैलियों के बाद आते हैं, उखाड़ ले जाते हैं ये बड़े बड़े होर्डिंग्स और बिछा देते हैं किसी फुटपाथ पर, जिसमें छपी होती है नेताओं की आदमकद तस्वीरें। मगर वो कुछ लोग जो रैलियों के बाद आते हैं, उखाड़ ले जाते हैं ये बड़े बड़े होर्डिंग्स और बिछा देते हैं किसी फुटपाथ पर, जिस पर छपी होती है नेताओं की आदमकद तस्वीरें, और सो जाते हैं ओढ़कर उस बचे खुचे हिस्से को, और सो जाते हैं ओढ़कर उस बचे खुचे हिस्से को, जिस पर छपे होते हैं वही बड़े बड़े वायदे, सबको मकान सबको छत के वायदे। इस प्रेम और स्नेह के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब छात्र राजनीति में आया, जब मैंने सामाजिक जीवन की शुरुआत की, जब मैं राजनीतिक जीवन में आया, तो उसके पहले मुझे कवि सम्मेलनों की आदत थी, मैं कवि गोष्ठियों में जाया करता था और नेताओं के ऊपर ऐसे चुटीले आवाज में कई सारी कविताएं पढ़ी जाती थी। तो जब मैं राजनीति में आया तो मेरा हमेशा से बस यही मंतव्य रहा, मेरा हमेशा से बस एक यही मन रहा कि जब मैं नेता बनूं, जब मैं राजनीति करूं, तो कम से कम मेरी शख्सियत ऐसी हो कि मुझ पर ऐसी कविताएं नहीं पढ़ी जाए। और यही वजह रही थी। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बल्कि कई सारे लोग इस वीडियो लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में जब चमकी बुखार का दौर चल रहा था, तो मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ वहां नहीं था। मैं सुपौल का निवासी हूं, लेकिन फिर भी मुझसे जो बन पड़ा, मैं वहां गया और इस बात का मुझे जीवन भर गुमान रहेगा। हिब्रू में एक कहावत है कि द मैन हु सेव्ड अ सिंगल मैन इज थाउट टू सेव द होल मैनकाइंड। वह व्यक्ति जिसने एक इंसान को बचाया, समझो उसने पूरी मानवता को बचा लिया। और मुझे जीवन भर इस बात की बहुत खुशी रहेगी कि अपने प्रयास से सही टाइम पर दवा और सही टाइम पर सिर्फ अपनी पर्सनल गाड़ियां पहुंचाने से कम 30 ऐसे बच्चे थे, 30 ऐसे नौनिहाल थे जिन्हें हम मौत के मुंह से खींच करके ले आए। तो इस वीडियो लाइव के माध्यम से मेरे जो भी युवा साथी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूं कि लाइफ कंफर्ट जोन की नाम की चीज नहीं है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। आपको समझना होता है कि देश के वास्तविक हालात क्या है। देश के हालात ट्विटर के ट्रेंड पर निर्भर नहीं करते। देश के हालात जो होते हैं वो कभी भी पार्लियामेंट की बहसों पर निर्भर नहीं करते। जो देश के हालात होते हैं वो कभी भी सचिवालय में बनने वाले बड़े बड़े घोषणाओं पर निर्भर नहीं करते, बल्कि यह देश चलता है, यह देश चलता है भरी दोपहरी में रिक्शा खींचने वाले उस रिक्शे वाले के माथे से टपकते हुए पसीनों से। यह देश चलता है उस खलिहान में काम करते हुए फटी बवाइयों वाले पैरों को लेकर के हल चलाते हुए मजदूरों से। और जब कोई इस देश पर उंगली उठाता है तो बहुत पीड़ा होती है। कोई जब ऐसे पिछड़े लोगों के नाम पर राजनीति करता है
बहुत पीड़ा होती है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इनका मसीहा बनने की बात करते हैं, जिनके पास आज करोड़ों अरबों का बंगला है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वो लोग इस बात को दर्शाते हैं कि भाई हम पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन इस बात का बहुत अफसोस है कि उन लोगों ने पिछड़ों के लिए कभी कुछ। आज हम आप यहाँ बैठ करके काफी अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, और हम लोग इसलिए नहीं बैठे हुए कि हमारे पास एक छत है, बल्कि हम लोग चैन से इसलिए बैठ पा रहे हैं क्योंकि सरहद पर कोई सिरफिरा नौजवान खड़ा है जो 25 किलो की बंदूक और 50 किलो का बोझ लिए हुए सियाचिन ग्लेशियर की हड्डियां गला देने वाली ठंडी से लेकर के थार मरुस्थल के झुलसा देने वाली गर्मी तक हमारी आपकी लगातार 24 गुना 7 रक्षा कर रहा है। लेकिन जब दिल्ली की दीवारों पर इस सेना को नरभक्षी बताया जाता है, लेकिन जब अपनी राजनीति के लिए कुछ लोग इस सेना को बलात्कारी बताते हैं, तो हृदय की पीड़ाएं प्रस्फुटित होती है। जब कुछ लोग किसान के नाम पर राजनीति करते हैं, तो हृदय की पीड़ाएं प्रस्फुटित होती है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। वो सैनिक जो अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों को पकड़ते हैं, उनकी रिहाई के लिए कुछ लोग रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और खुले मंच से विद्वान कहलाते हैं, तो मैं थूकता हूं उनके उस 2 कौड़ी के बुद्धिजीविता पर, और मैं लिखता हूं कि शोषित संविधान है, लहूलुहान है मां भारती। मैं लिखता हूं कि संविधान का इससे बड़ा अनादर कुछ नहीं हो सकता, और भारत माता का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो मैं लिखता हूं कि शोषित संविधान है, लहूलुहान है मां भारती, छिन्न भिन्न सांसें समेट है आत्मजों को पुकारती, हर घड़ी अब ढलती पलकें है यही बस कह रही। इससे बड़ा संविधान का अपमान कुछ नहीं हो सकता। भारत माता की इससे बड़ी दुर्दशा कुछ नहीं हो सकती। तो भारत माता हमसे क्या रिक्वेस्ट करती है, भारत माता हमसे क्या करती है? हम गीता में एक श्लोक पढ़ते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। लेकिन भारत माता हमसे क्या कहती है कि आज कोई कृष्ण, आज कोई अर्जुन नहीं आने वाला। भारत माता हमसे क्या कहती है कि शोषित संविधान है, लहूलुहान है मां भारती, छिन्न भिन्न सांसें समेट है आत्मजों को पुकारती, हर घड़ी अब ढलती पलकें हैं यही बस कह रही। हर घड़ी अब ढलती पलकें हैं यही बस कह रही। आज तुम ही वीर अर्जुन, तुम ही सावल सारथी, आज तुम ही वीर अर्जुन, तुम ही सावल सारथी। भारत माता कहती है कि आज तुम ही कृष्ण हो, तुम ही अर्जुन हो। हमें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि यह वही पुण्य भूमि है जहां पर इतने बड़े बड़े हुतात्मा हुए, तो उनकी शक्तियां आज भी हमारे भीतर जीवित है, बस आवश्यकता है उसको निखारने की। हमारे आदर्श कौन होने चाहिए? हमारे आदर्श कौन होने चाहिए, इसको मैंने अगली कुछ पंक्तियों में बताया है कि खींच प्रत्यंचा की डोर नभ भेद तुम टंकार दो। यह अर्जुन की भूमि है। आपको पता हो कि अर्जुन का जो गांडीव धनुष था, उसकी जब प्रत्यंचा खींची जाती थी तो पूरा मेघ गर्जने लग जाता था, पूरी धरती पर भूकंप आ जाता था। तो आपको अपने भीतर वैसे शक्ति पैदा करने की आवश्यकता है कि खींच प्रत्यंचा की डोर नवभेद तुम टंकार दो, बाजुओं में बिजलियां भर दैत्य को संघार दो, जिन रगों में रक्त का संचार कल तक हो रहा, उन रगों को आज तुम अब लौह का अंगार दो, उन रगों को आज तुम अब लौह का अंगार दो। और आखिरी कुछ पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियां मैंने लिखी थी, उससे मैं अपनी इस कविता को समाप्त करना चाहूंगा। दरअसल आज की परिस्थितियां ऐसी हो चली है, तुष्टीकरण इस कदर हावी हो चला था कि आज जब हम लोग समानता की बात करते हैं, आज हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, आज हम लोग न्याय की बात करते हैं, तो यह कहीं ना कहीं कम्युनल समझा जाता है, इसको सांप्रदायिक समझा जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक पहलू खान के मॉब लिंचिंग पर पूरा देश उबल जाता है, लेकिन पालघर में 2 साधुओं की हत्या होने पर सभी लोग मौन रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि 1 लाख के घर का उसका भाव 48 लाख चला जाता है, लेकिन राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिए जाने पर किसी की आत्मा नहीं कांपती? मैं सांप्रदायिकरण की बात नहीं कर रहा, मैं समानता की बात कर रहा हूं, मैं न्याय की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है कि अमरनाथ यात्रा पर गोलियां चलती है लेकिन कोई कुछ नहीं कहता? तो मैंने उस वक्त लिखा था कि भगवा पर जब गाज गिरी अंगार नया लिख डालेंगे, भगवा पर जब गाज गिरी अंगार नया लिख डालेंगे, तृप्त प्यास कर शोणित से संघार नया लिख डालेंगे। आदिशक्ति और रणचंडी का पौरुष भी अब बोलेगा। हम लोग इस भारत की पुण्य भूमि को देवभूमि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ देवों का अवतार होता है। मुझे हमेशा यह लगता रहा
कि हमें अपने देवी देवताओं के आगे, जिनको हम पूजते हैं, उनके आगे सिर्फ फूल बेलपत्र चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उनको सिर्फ अगरबत्ती धूप दीप दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें महाकाली की आराधना करनी है, हमें देवादिदेव महादेव की आराधना करनी है कि हे देवादिदेव महादेव, हे महाकाली, आप अपनी शक्तियां हमें दीजिए, ताकि जब जब ऐसा कोई कुत्सित मानसिकता के लोग अपने आप को राष्ट्र पर हावी करने का प्रयास करें तो हम उनको माकूल जवाब दे सके। तो मैं लिखता हूं कि आदिशक्ति और रणचंडी का पौरुष भी अब बोलेगा, आदिशक्ति और रणचंडी का पौरुष भी अब बोलेगा, शिव तांडव के भय में अब भूगोल ये सारा डोलेगा। है गंगा की सौगंध हमें, सौगंध विराट हिमालय की। हम लोग गंगा के पुत्र कहलाते हैं, हिमालय के पुत्र कहलाते हैं, तो हमें उसकी सौगंध है। मैं लिखता हूं कि है गंगा की सौगंध हमें, सौगंध विराट हिमालय की, माटी की सौगंध हमें, सौगंध अपने आलय की, प्रताप शिवाजी चंद्रगुप्त का। यदि आज भी कोई मुझसे पूछता है कि भारतवर्ष के महानतम नाम कौन है, तो मैं पूरे गर्व से कहता हूं, घास की रोटियां खाकर, जंगलों में रहकर अपने स्वाभिमान के लिए लड़ लड़ कर शहीद हो जाने वाले मेवाड़ के सपूत महाराणा प्रताप। मैं पूरे गर्व से कहता हूं, मुगलों की ताकत को अपने तलवारों पर तौलने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। और मैं पूरे गर्व से कहता हूं, बिहार और मगध के सुपुत्र, अखंड भारत के स्वप्न को सबसे पहले साकार करने वाले, हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर के म्यांमार तक अखंड मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। ये तीन महानाम जो मैंने लिए, ये हमारी धरती से कहीं गए नहीं है, जैसे मिट्टी से पैदा हुए, जैसे मिट्टी में जलकर राख हो गए, और मेरा मानना है कि उसी मिट्टी से इस देश का एक एक युवा, एक एक नौजवान बना हुआ है। तो आखिरी दो पंक्तियों से मैं अपने काव्य पाठ को समाप्त करना चाहता हूं कि प्रताप शिवाजी चंद्रगुप्त का वंश आज दोहराएंगे, प्रताप शिवाजी चंद्रगुप्त का वंश आज दोहराएंगे, चढ़ राष्ट्र द्रोह की छाती पर हम राष्ट्रवाद फहराएंगे, हम राष्ट्रवाद फहराएंगे। एक बार पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत 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 धन्यवाद। आज मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है कि मैं भी उस यूनिवर्सिटी का छात्र हूं जहां से आप ने अपनी कविता को संजोया है, जहां पे आपने इस कविता पाठ को शुरू किया है। आज मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है अपने बिहारी होने पे, अपने भारतीय होने पे, जहां से ऐसे महान वक्तव्य, जहां से ऐसे महान बुद्धिजीवी प्रकट हो रहे हैं, और आप अपने इस पूरे राजनीतिक जीवन में बहुत ही सफलता पाएं, और आपका जो साहित्य से जुड़ाव है ये हमेशा बना रहे, इसी की हम शुभकामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजा रवि सर, आपने हमारे इस इवेंट को इतने जबरदस्त तरीके से शुरू किया, और आपने हमारे इस पूरे इवेंट को एकदम अलग लेवल पे ले जाकर के रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका बहुत बहुत नमन, शुक्रिया। दोस्तों, ये थे राजा रवि, जिनको आपने अभी सुना, और आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग बिना समय ज्यादा नष्ट किए अपने आज के दूसरे जो हमारे बहुत ही जबरदस्त कवियत्री हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, जो आप सभी लोगों की प्रिय भी हैं, और आज के समय में इंस्टाग्राम पे उभरती हुई कलाकार हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, ये भी पटना यूनिवर्सिटी की ही छात्रा हैं, और मगध महिला कॉलेज से हैं, और आज के समय में एक युवा वर्ग में जो कवियों का एक कम्युनिटी है, इनमें इनका बहुत ही बड़े लेवल पे नाम लिया जाता है। साथ ही नुयान इवेंट्स जो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे ये बहुत सारे कलाकारों का जो इंटरव्यू है वो होस्ट करती हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सौम्या नंदिनी जी का, जिन्होंने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया और आज हमारे इस इवेंट में चार चांद लगाने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी, और आपका तहे दिल से स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अंशु, एंड थैंक यू सो मच टू अवनी इंटरप्राइजेस जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें, और हमें राजा रवि और चंदन द्विवेदी जी जैसे बड़े लोगों के सामने, और माइकोहॉलिक गर्ल के जैसे के सामने हमें मौका दिया कि उनके सामने हम अपने राइटर्स को पेश करें। सो जैसे कि आप लोग सब जानते हो, आई एम दैट 3am सोल, और हम सब, हमारी शायद सबसे पहली पहचान है कि हम इंसान हैं, और दूसरे की हम बिहारी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम बिहारी हैं।
तो पिछले कुछ सालों में हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि बिहारियों को एक टाइटल दिया गया है, गँवार। उनके हरकतों शायद हम यूज करते हैं, इसीलिए शायद हमारे बोलने का तरीका अलग होता है, इसलिए कारण काफी सारे हैं। तो उसी पे मैंने एक कविता लिखी थी कि जब हमारे प्रदेश में बाढ़ आया था और सैकड़ों लोग अपने जान गंवा चुके थे, शायद अपने ऐसे घरों को डूबते हुए देख रहे थे। तो उस पे मैंने एक अपना कविता लिखा था कि बिहारी को गवार कह के, बिहारी को गवार कह के जो तुम हमको चढ़ा दिए, बिहारी को गवार कह के जो तुम हमको चढ़ा दिए, हम दांत का चियारे तुम हमारा मजाक उड़ा दिए। तो बेसिकली हम लोग दांत दिखाते नहीं, दांत चियारते हैं। तो बिहारी को गवार कह के जो तुम हमको चढ़ा दिए, हम दांत का चियारे तुम हमारा मजाक उड़ा दिए। तुम उसी कोने में मुंह बिचका कर तमाशा देखते रहो, तुम उसी कोने में मुंह बिचका कर तमाशा देखते रहो, हम इसी पानी में उतर कर लोगन का जीवन बचा लिए। बिहारी को गवार कह के जो तुम हमको चढ़ा दिए, हम दांत का चियारे तुम हमारा मजाक उड़ा दिए। और उसी बीच कुछ लोग बोल रहे थे, जैसे कि राजा रवि जी ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करने में फंसे, तो सिर्फ राजनीति करने में फंसे थे। तो सुशासन दुशासन तो हम भी खूब जानते हैं, सुशासन दुशासन तो हम भी खूब जानते हैं, काहे नहीं पानी में उतर के तुम थोड़ा पुण्य कमा लिए। सुशासन दुशासन तो हम भी खूब जानते हैं, घर से निकल के काहे नहीं तुम थोड़ा पुण्य कमा लिए। अगर गवार होकर भी, हमें गवार कहा जाता है, अगर गवार होकर भी हम इतने हैं अक्लमंद, अगर गवार होकर भी हम इतने हैं अक्लमंद, तो ना जाने इतनी पढ़ाई करके तुम क्या क्या उखाड़ लिए। बिहारी को गवार कह के जो तुम हमको चढ़ा दिए, हमरे हालात का मजाक बनाकर लगता ज्यादा कमा लिए, लगता ज्यादा कमा लिए। अब मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है अभी, क्योंकि मेरे को सबसे पहले अपने ये जो मेरा टैलेंट है, ये मुझे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे पापा की देन है, क्योंकि आई वाज नेवर दिस, लाइक मेरे अंदर इतना कभी टैलेंट नहीं था। तो उनकी एक पोइट्री मैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे मेरे छोटे पापा लोग हैं, यहाँ पे मेरी बुआ लोग हैं, यहाँ पे मेरी मम्मा है, मेरी बहन है, तो उनकी एक पोइट्री जो मैं पेश करना चाहूंगी, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, कि इश्क इबादत खातिर खिदमत, इश्क इबादत खातिर खिदमत अपनी खातिर करते लोग, इश्क इबादत खातिर खिदमत अपनी खातिर करते लोग, तोहमत जहमत नफरत उल्फत औरों को क्यों देते लोग। पैगंबर की बात खुदा से, पैगंबर की बात खुदा से, ना जाने कब हुई कहाँ, आलिम फाजिल बनकर देखो कैसी बातें करते लोग। आंसू खुशियां गुस्सा गम, आंसू खुशियां गुस्सा गम सबके हिस्से में आए, आंसू खुशियां गुस्सा गम सबके हिस्से में आए, अपनी अपनी कह सुनकर ही चुप क्यों हो जाते हैं लोग। आइन के हो होठ खरे जमहूरी का ताज पहन, आइन के हो होठ खरे जमहूरी का ताज पहन, मत भूलो औकात सियासत ऐसी बातें करते लोग, मत भूलो औकात सियासत ऐसी बातें करते लोग। अब यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा एक बुरा सा टाइम था, जहाँ पे मतलब 2018 में आई लॉस्ट माय फादर, एंड वो फेज काफी बुरा था। तो यहाँ पे ऐसा होता था ना कि लगता नहीं था कि कभी इस फेज से बाहर आ पाऊंगी, और इट वाज लाइक उस फेज को शायद एक्सप्लेन करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर धीरे धीरे एक टाइम आया कि उनके लिए सिर्फ सैड पोएट्रीज लिखना, उनके याद में सिर्फ उनको जिंदा रखने के लिए लोग कहते हैं कि आप लिख सकते हो, पर कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे अंशु एंकर है वो भी जान रहे हैं कि मैं शायद इतना सैडिस्टिक राइटअप्स लिखने लगे थे कि लोग भी कंफ्यूज हो गए थे कि हाँ ये इतनी सैड क्यों रहती है। तो उसी पे मैंने एक उनके इस बर्थडे पे मैंने ट्राई करा कि उनके लिए एक
हैप्पी पोएट्री लिखने का। तो वो बहुत बड़ी मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को लगी कि जो मेरे को अंशु और आप जैसे लोगों के द्वारा मिली थी। तो ऐसे लगा कि किताबों से इन्हें अनोखा प्यार है, किताबों से इन्हें अनोखा प्यार है, और इनकी दोनों बेटियों में बस इनकी एक लौती जान है। किताबों से इन्हें अनोखा प्यार है और इनकी दोनों बेटियों में ही ना बस इनकी एक लौती जान है। हाँ, वो अलग बात है कि इनके सामने वाली खिड़की में कभी कभी होती प्यार की बौछार है। सो देयर वाज दिस लेडी जिसको ऐसे पापा देख के चिढ़ाते थे। सो डोंट जज, ऐसे तो मेरे पापा बड़े अच्छे इंसान हैं, पर उनके मुताबिक थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग में कहाँ होता किसी का नुकसान है। तो ये देख के हमने एक लड़के से कढ़ाई की पहचान और कह डाला। इसे देख के ही होते थोड़े हल्के फुल्के अलग हार्मोन्स के एहसास। एंड ये सुनते ही उन्होंने किया अनएक्सपेक्टेड काम है। ये सुनते ही उन्होंने किया अनएक्सपेक्टेड काम है। हमारा एक टाइम का खाना बंद और कर दिया जीना मुहाल है। अपने को आया गुस्सा और कह डाला कि आपकी खिड़की वाला प्यार प्यार है और हमारा रोटी अचार है। आपकी खिड़की वाला प्यार प्यार है और हमारा रोटी अचार है। डियर पापा, आखिर ये कैसा डिस्गस्टिंग व्यवहार है। ये उसमें के चालू इंसान है जो गलती कर डालते हम पे इल्जाम है। अगर 57 साल का बच्चा हो साथ में तो किसे चाहिए किसी अनजान के हाथ है। लोग शब्दों के साथ खेलते हैं पर ये जनाब शब्दों के साथ जीते हैं। शायद इसीलिए इनके जायके कभी खट्टे, कभी मीठे, कभी तीखे हैं। सच बताऊं तो रोया है बहुत इन 2 सालों में, पर आज मुस्कुराने को जी करता है। तेरी बदमाशियां, तेरी गुस्ताखियां आज आप सबके सामने जाहिर करने को जी करता है कि तू नहीं है और इस बात का गम करना लाजमी है। पर उन खूबसूरत पलों को अल्फाजों में ना पिरोना, ये भी तो बहुत बड़ी ज्यादती है। कि खोया किसे किसने नहीं है, एंड मार्क माय वर्ड्स, ऐसे जख्म कभी भरते नहीं। खोया किसे किसने नहीं है, एंड मार्क माय वर्ड्स, ऐसे जख्म कभी भरते नहीं है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मान बैठे कि जिंदगी हसीन नहीं है। तो आज तेरी तस्वीर देखकर मैं मुस्कुरा देती हूँ। मैं रोने के बजाय मुस्कुरा देती हूँ और तेरी इस नटखट से हरकतों को याद कर एक स्माइल पास कर देती हूँ। तेरी इन्हीं यादों को अल्फाजों में पिरोकर अपनी मोहब्बत का खुल्लम खुल्ला इजहार करा देती हूँ। तो जैसा कि इस साल, अगर हम इस साल के बारे में बात करें तो ये साल ओवरऑल शायद हमें से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बुरा रहा। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए काफी बुरा रहा। शायद हमारे देश के लिए, हमारे देश में जितने सैनिकों ने ने बलिदान दिया, या जिस तरीके से हम इकोनॉमिकली हमारा जीडीपी का ग्रोथ है, या जो भी इतनी सारी चीजें थी हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं ये साल ओवरऑल हमारे लिए अच्छा नहीं था। पर मेरे लिए जो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा बुरी थी वो थी इरफान खान और ऋषि कपूर जी की डेथ। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इरफान खान जी के साथ काफी ज्यादा अटैच थी। उनके फिल्में, आई वाज नॉट लाइक कि मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी, पर जितनी देखी थी उन्हें कंठस्थ याद कर ली थी। तो उनके याद में लिखा था कि आज हमें भी टूटते तारे की चाहत है, उन सितारों को भी जमीन पे लाने की ख्वाहिश है। आज हमें भी टूटते तारे की चाहत है, उन सितारों को भी जमीन पे लाने की ख्वाहिश है। फिर से महसूस करना है उनकी खूबसूरत आहटें, वो आम सी नादान सी बेबाक सी आदतें। किसने कहा जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो
सामने जो कलाकार होते हैं कहीं ना कहीं हम अपने आप को उनसे रिलेट जरूर करते हैं। तो किसने कहा सिर्फ फिल्म जगत का हुआ नुकसान है। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम जो उनके साथ जो फीलिंग रिलेट कर पाते हैं उसको काफी ठेस पहुंचती है। तो उसी पे कि किसने कहा सिर्फ फिल्म जगत का हुआ नुकसान है, क्या इस विपदा से उभरना इतनी आसान बात है। इंसान के रूप में इंसान के रूप में बन बैठा तू मेरा खुदा, इंसान के रूप में बन बैठा तू मेरा खुदा, अब तो उस खुदा को भी सिर्फ तेरी ही तलाश है, अब तो उस खुदा को भी सिर्फ तेरी ही तलाश है। जिसने जिंदगी के बीच में छोड़ा है अपना कारवां, जिसने जिंदगी के बीच में छोड़ा है अपना कारवां, क्या भूल भी पाएगा धरती हो या वो आसमां। जिसने जिंदगी के बीच में छोड़ा है अपना कारवां, कभी भूल भी पाएगा क्या धरती हो या वो आसमां। दो दुनी चार कह के दो दुनी चार कह के जिंदगी का फंडा समझाया। ऋषि कपूर जी की बहुत एक अच्छी मूवी थी दो दुनी चार। तो दो दुनी चार कह के जिंदगी का फंडा समझाया, और कम में भी मिलती खुशी, कम में भी मिलती खुशी, कुछ यूं ही हमें जीना सिखाया। आज फिर से तेरे कानून पे आज फिर से तेरे कानून पे अविश्वास हमारा सिर्फ डगमगाया। आज फिर से तेरे कानून पे विश्वास हमारा डगमगाया, और अल्फाजों को पिरोते वक्त हमने सिर्फ अफसोस जताया। खुदा की भी आंखें आज जरूर होंगी नम, खुदा की भी आंखें आज जरूर होंगी नम। ये गम कहीं से भी दिखता क्या तुझको कम। खुदा की भी आंखें आज जरूर होंगी नम, ये गम कहीं से भी दिखता क्या तुझको कम। जो लेने आया है उसे तो उसके पैर भी लड़खड़ाएंगे, फिर से वैसी शख्सियत देखने को हम तरस जाएंगे, फिर से वैसी शख्सियत को देखने को हम तरस जाएंगे। तो ये जो मेरी पोएट्री थी ये उस दिन शायद मेरे जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मेरे को अभी भी याद है, हम और मम्मा ऐसे बैठे हुए थे और अचानक से न्यूज़ फ्लैश किया और आई वाज इनटू टीयर्स। तो हाँ, अब जैसे कि राजा रवि जी ने कहा था कि जो हमारा पटना यूनिवर्सिटी है वो हर एक उसके जो कॉलेज हैं वो एक घाट के पीछे, उसके पीछे एक घाट जरूर है, और उस घाट पे कितने ही सारे कहानियां हैं ये तो हम सब जानते हैं। तो उस घाट पे लिखा था, उस घाट पे न जाने कितने लोगों की रिश्ते जुड़ते हैं और कितने लोगों के रिश्ते टूटते हैं, पर हम आज रिश्ते जोड़ने की ही बात करेंगे। तो था कि उस घाट की याद आती है, उस घाट की याद आती है जब लहरों के गहरे शोर में भी उस घाट की याद आती है, उस घाट की याद आती है जहां लहरों के गहरे शोर में भी हम सब एक दूसरे के सन्नाटे को समझ ही जाते थे, जहां बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले हम खुद को ना तसल्ली दे ही पाते थे कि जो हुआ वो बहुत बहुत बुरा था। हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बुरा एपिसोड जरूर होता है, चाहे वो मेरा हो चाहे वो आपका हो। तो उसी पे कि कुछ जो हुआ वो बहुत बहुत बुरा था, पर जीना सीख लेंगे हम। कि जो हुआ वो बहुत बहुत बुरा था पर जीना सीख लेंगे हम। उन फिजूल के वादों को आखिरकार कब तक हवा देते रहेंगे हम। कि ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे कई रिश्ते आते हैं कई रिश्ते जाते हैं, आइदर इन रिलेशनशिप्स और इन फ्रेंडशिप्स। ये रिश्ते तो आते जाते रहेंगे, इनमें पढ़ के भला रोना क्यों। ये रिश्ते तो आते जाते रहेंगे, इनमें पढ़ के भला रोना क्यों। अपना समय अपनी खुशी अपने आंसू आखिर इन पे खर्च करना क्यों। जब लहरें किनारों को बस छू के जाती हैं, जब लहरें किनारों को बस छू के जाती हैं, कुछ इसी तरह हमारी जिंदगी वो पड़ जाती है। जब लहरें किनारों को बस छू के जाती हैं, कुछ इसी तरह हमारी जिंदगी वो पड़ जाती हैं, और हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये लुका छुपी तो किनारों के साथ हर रोज ही होती है। ये लुका छुपी तो किनारों के साथ हर रोज ही होती है। शायद ये नदी भी ना जाने कितने सपने दिखाकर अपने वादों को हर रोज तोड़ती है।
ये एक छोटी सी बात अब हमारे जहन में बैठ चुकी है कि तेरा दिल तो लिया जा सकता है, कि तेरा दिल तो लिया जा सकता है। टू एवरीवन जो किसी से प्यार करते हैं, जो किसी पे अपना दिल देके बैठे हुए हैं, कि एक छोटी सी बात अब हमारे जहन पे बैठ चुकी है कि तेरा दिल तो लिया जा सकता है, तेरा दिल तो लिया जा सकता है, पर अपना दिल तुझे देने में जरा सी बेवकूफी है। कि तेरा दिल तो लिया जा सकता है पर अपना दिल तुझे देने में सिर्फ बेवकूफी है। तो जैसों को अपने रास्ते कभी ना लाना है, तो जैसों को अपने रास्ते कभी भी ना लाना है, क्योंकि इन सारे मामलों में चलती सिर्फ हेरा फेरी है। और फिर क्या इन चाय प्रेमियों के बीच ये शायद आप लोग को ठीक ना लगे, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती और अपने आप को एडजस्ट करने के लिए मैंने नींबू की चाय पीना शुरू किया है। तो इन चाय प्रेमियों के बीच हम भी एक आध कप नींबू की चाय की लगा ही लेते हैं और यूं ही हंसते खेलते मुस्कुराते अपने जिंदगी का रास्ता नाप लेते हैं। तो ये था मैंने हाँ, अंशु का चेहरा दिख रहा है और वो काफी डिसएग्री कर रहे हैं इस बात से कि मैं चाय नहीं पीती। तो ये जो पोएट्री थी ये मेरे काफी दिल के करीब थी, क्योंकि ये मेरी पोएट्री बहुत कम ऐसी पोएट्रीज होती हैं। ऑब्वियसली जब आप लिखना शुरू करते हो तो आप हार्ट ब्रेक्स पे ही लिखते हो, पर जब आप थोड़े थोड़े इस राइटिंग जॉनर को समझने लगते हो तो आप अलग अलग चीजों के बारे में लिखना शुरू करते हो। तो मैंने उस पे लिखा था कि अभी बीते 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस मनाया था और हम और आप हम अपने आसपास देखते हैं कि हिंदी का जब लोग हिंदी बोलते हैं तो उन्हें थोड़ा अनकूल सा माना जाता है। जब लोग इंग्लिश झाड़ते हैं तो उन्हें बहुत ही क्लासी एंड डूड टाइप माना जाता है। तो उस पे लिखा था कि हम हिंदू जरूर हैं पर फिर भी हिंदी बोलने से कतराते हैं। हम हिंदू जरूर हैं पर फिर भी हिंदी बोलने से कतराते हैं। ये जो हिंदी दिवस है वो साल में सिर्फ एक ही दिन क्यों मनाते हैं? हम हिंदू जरूर हैं पर फिर भी हिंदी बोलने से कतराते हैं। ये जो हिंदी दिवस है वो साल में सिर्फ एक ही दिन क्यों मनाते हैं? क्यों हिंदी बोलने वाले को हम कम ही आंका करते हैं? क्यों हिंदी बोलने वाले को हम कम ही आंका करते हैं? और हिंदी है तो सब्जेक्ट लेने से हम हमेशा ही डरते हैं। क्यों हिंदी बोलने से हमारा स्वैग नहीं दिखता? क्यों हिंदी बोलने से हमारा स्वैग नहीं दिखता? क्यों हिंदी लिखने से हमें हर कोई अनकूल है कहता? अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो है मेरी मर्जी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो है मेरी मर्जी, अब भला अंग्रेजी बोलने से मैं कहाँ ही बना फर्जी। तो भाई सही बात है कि किसी भी भाषा बोलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी भाषा बोलने से फर्क नहीं पड़नी चाहिए, पर अपनी मातृभाषा को भी तो इज्जत पूरी ही मिलनी चाहिए। आज के दिन बस इतना कहना है कि अंग्रेजी से कोई बैर नहीं, बस हिंदी से थोड़ा ज्यादा लगाव है। अंग्रेजी से कोई बैर नहीं पर हिंदी से थोड़ा ज्यादा लगाव है, और अपनी मातृभाषा को पूरी इज्जत देना ही किसी भी देशभक्त की पहली पहचान है, और अपनी मातृभाषा को ही पूरी इज्जत देना ही किसी देशभक्त की पहली पहचान है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप शुरुआत करते हो हार्ट ब्रेक से पर खत्म हार्ट ब्रेक से नहीं करते हो। आप धीरे धीरे सारे ही चीजों को आप जितने भी तरीके से सोसाइटी में जो भी चीजें देखते हो आप उसको फील करते हो और आप उस पर ट्राई करते हो कि आप उस पर लिखो, आप अपने इमोशंस को पेन डाउन करो। तो अभी हाल फिलहाल में हमने हाथरस की जो दुखद घटना हम सब जानते हैं उस बारे में। तो उस पर लिखा था कि either in the bus or in the car, either in the bus or in the car, नजदीक हो तो टच या घूरते if we are far, either in the bus or in the car, नजदीक हो तो टच या घूरते if we are far, शर्म इज्जत लिहाज वो तो खत्म हो चुकी है ना यार, नंगाई की भी तो तूने आखिरकार हद ही कर दी पार। अब चाहे स्लीवलेस की हो बात या दुपट्टे कुर्ती के साथ,
चाहे स्लीवलेस की हो बात या कुर्ती दुपट्टे के साथ, लिपस्टिक भी आ जाती लिस्ट में जब रेप होता हमारे साथ। लिपस्टिक भी आ जाते लिस्ट में जब रेप होता हमारे साथ। यू वोंट बिलीव, अब ऐसे मामलों में अक्सर लोग स्यूडो फेमिनिज्म का फंडा निकालते हैं। तो मेरा मानना बस इतना है कि मैं मानती हूँ कि लोग फेमिनिज्म को भी गलत तरीके से लेते हैं, पर ऐसे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में जहां किसी लड़की के साथ रेप हुआ है, वैसे टाइम पे स्यूडो फेमिनिज्म को निकालना मेरे हिसाब से गलत है। तो उस पे था, बिकॉज आई बिलीव इन इक्वालिटी एंड आई सी कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि शायद ऐसी कोई लड़की नहीं होगी इस इंडिया में एक्सेप्ट फॉर द एलीट क्लास जो जिसे छेड़ा ना गया हो, और हम सभी बिलीव करते हैं इक्वालिटी में। तो उस पे मैंने लिखा था, यू वोंट बिलीव बट वी से, यू वोंट बिलीव बट वी डू से दैट नॉट ऑल मेन आर द सेम। You won't believe, but we do say that not all men are the same. We stand for equality, not just for the namesake. But even after this, आखिर क्या बदल जाता है? But even after this, आखिर क्या बदल जाता है? क्या मस्त लड़की है ना, या क्या मस्त माल है ना, यही इन्हीं सारी बातों से तुम्हारी मर्दानगी पे ताला लग जाता है। तो पूरे ही कपड़े पहने थे, फिर भी उन्होंने मुझे छुआ है। पूरे ही कपड़े पहने थे, फिर भी उसने मुझे छुआ है। उनके मेरे प्राइवेट पार्ट्स को पब्लिक प्रॉपर्टी उसने बार बार क्यों समझा है? पूरे ही कपड़े पहने थे, फिर भी उसने मुझे छुआ है। उसके मेरे प्राइवेट पार्ट्स को पब्लिक प्रॉपर्टी उसने बार बार क्यों समझा है? हाँ, पेपर स्प्रे और नकल के बिना थोड़ा डर सा लगता है। पेपर स्प्रे और नकल के बिना थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि इनकी नॉट ऑल मेन आर द सेम में कुछ खास अंतर नहीं दिखता है। सो एज आई सी दैट मैं टाइम से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अपनी एंटरप्राइजेस टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड सो सॉरी इफ मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया। So thank you so much. Thank you बिल्कुल नहीं, everyone. आप बिल्कुल समय पे अपने पूरे इस सेशन को अंत किए, एंड थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, ये हैं दैट 3 AM सोल, ऑल्सो नोन एज सौम्या नंदिनी, और जितने लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, इसमें सौम्या जी के परिवार वाले भी, और हम सबको गर्व है कि इस उम्र में जिस तरीके से ये अपने शब्दों के द्वारा एक चेंज लाने का प्रयास कर रही हैं, ये बहुत ही सराहनीय है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उभरती हुई कलाकार हैं। पटना को इन पे गर्व है, और आने वाले समय में ये इसी तरीके से हिंदी साहित्य को आगे लेकर जाएं और अपना एक पहचान बनाएं, यही हमारी तरफ से शुभकामना है। और दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त चीज जो आप सभी के बीच में मैं रखना चाहूंगा, सौम्या जी का शायद इजाजत हो अगर तो इन्होंने अपने कविता को रिदम जो धुन है उसके ऊपर सजाया भी है, और बहुत ही आने वाले बहुत ही कम समय में इनका एक रैप सॉन्ग, जिसको हम लोग रिदम एंड पोइट्री का नाम कहते हैं, एक फ्यूजन होता है कविता और धुन का, वो भी आने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, इनके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंस्टाग्राम है, उन पे जरूर फॉलो करें इन्हें, और इनके हर अपडेट को देखते रहें। वहां पे ये बहुत ही एक्टिव रहती हैं, और बहुत सारा कंटेंट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। आज जितने पोइट्रीज इन्होंने सुनाए, वो बहुत ही काबिले तारीफ था, एंड बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या इस हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू अंशु। जस्ट कुछ सेकंड का टाइम, कि आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो उसी ओकेजन पे मेरे को बोलना था कि इट्स ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और मेरे घर से बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे घर से IITN इंजीनियरिंग डॉक्टर के फील्ड में लोग हैं, और उनके लिए अंशु भैया, किशु भैया, और मेरी दीदी, मेरी मम्मा, मेरे बुआ, मेरे पापा लोग जो भी हैं, और जितने भी लोग हैं, मेरे भाई लोग, तो काफी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ लिख क्यों रहे हो ये वो। तो थैंक यू सो मच। वो एक मेंटल प्रेशर नहीं डालने के लिए, और बहुत सारी चीजें बोलनी थी, बट टाइम की कमी है। सो थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही हमें भी बहुत गर्व हो रहा है आपके इस परिवार को, जिसने आपको पूरा छूट दिया और मौका दे रहे हैं आपको बढ़ने के लिए। आपके पूरे परिवार को हमारे अवनी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे कलाकार को हम लोग एक मंच दे पाए। दोस्तों, अब हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे,
और आज के जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण और जो सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं, जिनको हम लोग अपना आदर्श मान सकते हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम लोग का बहुत बड़ा एक उपलब्धि है कि आज वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ आज इस इवेंट में मौजूद हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग इतने महान कवि को हमारे बीच सुनने जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा चंदन द्विवेदी सर से कि वो हमारे साथ मंच पे आए और आज अपने कविताओं से हम सभी लोगों को जो ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं और हमारे इस पूरे इवेंट में आने के लिए उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। इसके लिए पहले बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटि-कोटि नमन आपको कि आपने हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपनी सहमति जताई। और अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने कविताओं का पाठ शुरू करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अंशु। अवनी इंटरप्राइजेस के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। और जिस पूर्ण उद्देश्य के साथ आपने ये आयोजन किया है, तो मेरी हामी जरूर उसमें होनी थी। सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैं महानता के शिखर पर और महानता की श्रेणी में अभी प्रवेश नहीं कर सका हूं। तो उसके लिए कई लक्ष्य साधने हैं, कई कार्य करने हैं। बावजूद ये आयोजन जिस महानता को पहुंचा है वह बहुत ही काबिल तारीफ है। राजा रवि ने जिस प्रखर आवाज के साथ, प्रखर देशभक्ति आवाज के साथ और राष्ट्रवाद के प्रवक्ता के रूप में जिस तरीके से अपनी बात रखी, उसके बाद सौम्या ने तमाम जीवन के पहलुओं को जिस तरीके से छुआ, अभी शालिनी का आना बाकी है। तो ये आयोजन अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुका है और मैं देखता हूं कि मैं कहां तक इसको मेंटेन कर पाता हूं। अब 4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूं और जोड़ता हूं कि जिस कलम से है हिमालय तुंग पर, जिस कलम से है हिमालय तुंग पर, जिस कलम से है वफा का वास्ता, जिस कलम से दिल की दिवाली मनी है, जिस कलम से दिख रहा हर रास्ता, जिस कलम से दिनकर ने ज्वाला जगाई, उस कलम को खाद मिलनी चाहिए, हर लेखनी आबाद मिलनी चाहिए, हाँ हर कलम को दाद मिलनी चाहिए, हाँ हर कलम को दाद मिलनी चाहिए। माफी चाहूंगा, किसी एक टेक्निकल कारण से चंदन सर म्यूट हो चुके हैं। मैं वापस से चंदन सर को अनम्यूट का एक्सेस प्रोवाइड कर चुका हूं। जी, हमारे साथ वापस से मौजूद है चंदन सर। हाँ, अनुरोध होगा मेरा, सुनेंगे। साहित्य पक्ष जहां मजबूत होता है, तकनीक पक्ष वहां कमजोर हो ही जाता है। 4 पंक्तियों से जोड़ता हूं कि जिस कलम से है हिमालय तुंग पर, जिस कलम से है वफा का वास्ता, जिस कलम से दिल की दिवाली मनी है, जिस कलम से दिख रहा हर रास्ता, जिस कलम से दिनकर ने ज्वाला जगाई, उस कलम को खाद मिलनी चाहिए, हर लेखनी आबाद मिलनी चाहिए, हाँ हर कलम को दाद मिलनी चाहिए। सुख दुख जीवन में आता रहता है और हम दुखों से आगे बढ़ने की क्रियाएं करते हैं और दुखों से आगे बढ़ने का नाम ही मानव है। उस पर 4 पंक्तियां मैंने लिखी है कि किसने कितना दर्द जिया अब याद कहाँ रह पाता है, किसने कितना दर्द जिया अब याद कहाँ रह पाता है, अच्छे शेरों पर भी वो इरशाद कहाँ कह पाता है, कभी बसंत की रुत रहती है, कभी खिजा की बेला है, दिल का गुलशन हर मौसम आबाद कहाँ रह पाता है, दिल का गुलशन हर मौसम आबाद कहाँ रह पाता। और एक कवि, एक लेखक क्या करता है, लिखना खुद से मिलने की एक प्रक्रिया है, लिखना अपने हर एक एहसास से मिलने की प्रक्रिया है। उस दुश्मन के लिए भी लोग लिखते हैं, उससे भी मिलते हैं, उस आक्रोश में लिखते हैं, लेकिन उससे मुलाकात करके लिखते हैं, उस व्यक्तित्व से मिलते हैं। तो लिखना क्या है और लिखना क्या कुछ कर देता है, इस पर एक मैं अपनी नजर रख रहा हूं कि सुखन की रात लिख रहा हूं मैं, सुखन की रात लिख रहा हूं मैं, भीने जज्बात लिख रहा हूं मैं, तेरी चुप्पी कहीं पागल ना कर दे, तेरी हर बात लिख रहा हूं मैं। सुखन की रात लिख रहा हूं मैं, भीने जज्बात लिख रहा हूं मैं, तेरी चुप्पी कहीं पागल ना कर दे, तेरी हर बात लिख रहा हूं मैं। मैं शायर सा हूं जबकि तू है, मैं शायर सा हूं जबकि तू है, तेरी सांसों से जब तक गुफ्तगू है, तेरी तस्वीर सामने रखकर तेरे जज्बात लिख रहा हूं मैं, तेरी हर बात लिख रहा हूं मैं। आगे देखेंगे कि समंदर भी नदी भी है अकेले, समंदर भी नदी भी है अकेले, अधूरे ख्वाब और यादों के मेले, कलम हाथों में है उम्मीद तब तक, मिलन की रात लिख रहा हूं मैं, तेरी हर बात लिख रहा हूं।
मोहब्बत से तेरा कैसा है नाता, मोहब्बत से तेरा कैसा है नाता, सुना है एक है कोई विधाता, बड़ी बेचैन है सांसें मेरी तब, आज की रात लिख रहा हूं मैं, तेरी हर बात लिख रहा हूं। हमारे दिल में थी केसर की क्यारी, हमारे दिल में थी केसर की क्यारी, हाय कश्मीर सी किस्मत हमारी, टहनियां याद की टूटी पड़ी हैं, तेरी शहमात लिख रहा हूं मैं, तेरी हर बात लिख रहा हूं मैं। और अंतिम बंद है कि सहनाई की बेला आ रही है, मेरी कविता तुझे सहला रही है, सहनाई की बेला आ रही है, मेरी कविता तुझे सहला रही है, तेरा सूरज जलेगा बन के चंदा, चांदनी रात लिख रहा हूं मैं, तेरी हर बात लिख रहा हूं मैं, तेरी हर बात लिख रहा हूं मैं, हर सहमात लिख रहा हूं मैं। ये आयोजन चूंकि आपने किसान कवि गोष्ठी के रूप में नाम रखा है और प्रकृति की आराधना करने वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ पुजारी के रूप में किसानों को याद किया जाता है, तो कुछ पर्यावरण के नाम भी पंक्तियां रखनी बहुत जरूरी है। प्रेम मोहब्बत की बातें चलती रहेंगी, वह जीवन की शाश्वत प्रक्रिया है, लेकिन प्रकृति से शाश्वत और प्रकृति से चिरस्थायी कुछ नहीं है, इसलिए प्रकृति को सुरक्षित रखना हमारा फर्ज बनता है। हम झील सी आंखें तो खूब देखते हैं, लेकिन झील बहुत कम देख पाते हैं, तो उन झीलों को सुरक्षित रखना है। उस पर कुछ पंक्तियां रख रहा हूं मैं, सब तक पहुंचे। कि धरती को सुंदर कहना आसान रहा है, धरती को सुंदर कहना आसान रहा है, धरती को सुंदर रखना आसान कहाँ है। धरती को सुंदर कहना आसान रहा है, धरती को सुंदर रखना आसान कहाँ है। जिन पेड़ों से जीना सीखा जग के पूर्वज जेठों ने, उन पेड़ों को काट दिया है नालायक बन बेटों ने। धरती माँ के चेहरे पर हर दर्द बयां है, धरती को सुंदर रखना आसान कहाँ है। झील सी आंखें लिखते हो पर झील कभी क्या देखा है, झील सी आंखें लिखते हो पर झील कभी क्या देखा है। कल कल कर बहती नदियां ही जग की जीवन रेखा है, नदियों की शीतलता से ही जग संवरा है, धरती को सुंदर रखना आसान है। माना कि घर अनिवार्य है रहने को सुस्ताने को, माना कि घर अनिवार्य है रहने को सुस्ताने को, पर क्या आंगन है नसीब अब कहीं कबूतर खाने को। आंगन की तुलसी पूजी जाती है कि गुणकारी है, हर आंगन में तुलसी हो ये अपनी जिम्मेवारी है। आंगन की तुलसी से पर्यावरण रहा है, आंगन की तुलसी बनना आसान काम है। और सुनेंगे एक कल्पना मैंने की है कि कटु सत्य है इस जग का जो आया है सो जाएगा, कटु सत्य है इस जग का जो आया है सो जाएगा। नाम उसी का अमर रहेगा जो 100 वृक्ष लगाएगा। यम भी पहला प्रश्न करेगा अजी धरा से आए हो। आप जब पहुंचेंगे उस लोक को, जिस लोक के बारे में बहुत कम चर्चा है, नचिकेता कठोपनिषद में चर्चा कर, लेकिन कहा है कि यम भी पहला प्रश्न करेगा अजी धरा से आए हो, नीम आंवला पीपल तुलसी कितने वृक्ष लगाए हो। स्वर्ग मिलेगा जिसने भू पर वृक्ष लगाया, स्वर्ग मिलेगा जिसने भू पर वृक्ष लगाया। नरक पाएगा जिसने रेगिस्तान बनाया, वृक्ष लगाने वाला ही सुख भोगेगा, वृक्ष काटने वाला तो बस रो देगा। स्वर्ग नरक का कारण भी यह वृक्ष रहा है, धरती को सुंदर रखना आसान कहाँ है, धरती पर सुंदर बनना आसान कहाँ है। तो ये पंक्तियां थी प्रकृति के नाम। देश के नाम कुछ पंक्तियां, चूंकि विवाद और वाद से देश का नाता हमेशा से रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष पर सवाल करना एक कवि का धर्म होता है, एक लेखक का धर्म होता है। ऐसी परिस्थिति में आक्रोशित होकर के कुछ दिनों पहले जब पलायन कर रहे थे मजदूर, इस देश के हजारों किलोमीटर पैदल आ रहे थे और उस समय खामोशी की स्थिति बनी हुई थी जनप्रतिनिधियों में, तब मैंने आक्रोश में एक कविता लिखी थी। उस कविता को आप सबसे साझा करता हूं कि देश में अकाल हो, देश में अकाल हो, बावजह पवाल हो, पक्ष और विपक्ष पर न उठ रहा सवाल हो। तम तमाए तम तभी तुम तपस्वी तनो, दीपक में स्नेह डाल बाती जलाना है, भाग्य में लिखकर स्वराज फिर कलम उठाना है। एक कवि का धर्म क्या होता है कि भाग्य, अपने भाग्य में वह स्वराज लिख सकता है, सुराज लिख सकता है। तो कल्पना का राष्ट्र कैसा हो, अगर राष्ट्र शिथिल हो, राष्ट्र के लोग शिथिल हो, तो उस पर सवाल होता है कि सो रहा विपक्ष हो, असहाय लक्ष्य हो, आहत हो भारतीय लहू लुहान वक्ष हो। औषधि न काम आए रुग्णता इतनी बढ़े, हर पहाड़ को उठा संजीवनी बनाना है, भाग्य में लिखकर स्वराज फिर कलम उठाना है। बढ़ रहा जो ताप हो, चहु और पाप हो, रक्षक ही भक्षक हो इसका संताप हो। बढ़ रहा जो ताप हो, चहु और पाप हो, रक्षक ही भक्षक हो
का संताप हो, मन की शीतलता को एक नवीन यत्न कर, सूरज की देहली पर चांद को गाना है, भाग्य में लिखकर स्वराज फिर कलम उठाना है। हांफती हवा हिले, हांफती हवा हिले, ढह रहे हो जब किले, सन्यासी वेश में जब कोई पापी मिले, खुद से खुद का रोग लिख, औसत प्रयोग लिख, कंचन मन करने को योग नया लाना है, भाग्य में लिखकर स्वराज फिर कलम उठाना है, भाग्य में लिखकर स्वराज फिर कलम उठाना है। एक रचना मेरे दिल के बड़ी करीब रही थी और पिछले मुझे लगता है कि दर्जन भर के कवि सम्मेलनों में मैंने इसे नहीं पढ़ा था, लेकिन उस रचना को मैं जरूर साझा करूंगा। यह एक विषाद में, ऐसे समय में लिखी गई रचना थी और जिस समय हमारे मित्र जो है सो काफी कष्ट के दौर से गुजर रहे थे और उस समय उनके प्रोत्साहन के लिए मैंने एक रचना लिखी थी। हो सकता है आप सबके मित्र, आप सबकी मित्रानियां कभी जीवन के किसी कष्टमय क्षण से गुजर रही, उनके भी काम आ जाए। अपनी ये रचना आप सबको समर्पित करता हूं, सुनेंगे। इसमें प्रेम भी है, वियोग भी है, उत्साह भी है, सब कुछ है और आशावादिता है, सबसे बड़ी चीज है। सुनेंगे कि जिस गति से सांस तेरी चल रही है आजकल, जिस गति से चल रही है सांसें तेरी आजकल, उस गति का, उस हुनर का साथ पाना चाहता हूं। जिस गति से चल रही है सांसें तेरी आजकल, उस गति का, उस हुनर का साथ पाना चाहता हूं। अब मुझे कालीख से कुछ इश्क ऐसा हो गया है, अब मुझे कालीख से कुछ इश्क ऐसा हो गया है, मैं तुम्हारी आंख का काजल चुराना चाहता हूं। मैं हूं चंदन, सांप लिपटेंगे मगर बेफिक्र रह, मैं हूं चंदन, सांप लिपटेंगे मगर बेफिक्र रह, सांस का हर एक कण तुझ पर लुटाना चाहता हूं। मैं तुम्हें प्रतिपल बताना चाहता हूं, हाँ तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। और एक प्रेमी क्या करता है अपने जीवन में, अपने एक प्रेमी का उद्देश्य अपने प्रेमिका को उत्साहवर्धन करना है, न कि उसके उत्साह को और कमजोर करना है। एक मित्र का फर्क, एक मित्र को और आगे बढ़ाना है। ऐसे समय में ऐसे सोच के साथ क्या पंक्तियां लिखी गई हैं देखेंगे कि मैं तुम्हारी आहटों का अंश लेकर ख्वाब को भी सच बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारी आहटों का अंश लेकर ख्वाब को भी सच बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साख से दो फूल लेकर प्रेम की बगिया सजाना चाहता हूं, बिखरे बिखरे गेसुओं का गंध पाकर मोगरे को भी जलाना चाहता हूं। हाँ तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, हाँ तुम्ही से मुस्कुराना चाहता हूं। और क्या जीवन युद्ध है, हमेशा हम कठिनताओं से लड़ते रहते हैं, चाहे सड़क पर चल रहे हो। सौम्या कुछ देर पहले बता रही थी कि जीवन में एक स्त्री, एक लड़की कितनी कठिनाई है, सौमन की कठिनाइयां अभी और आने वाली है। अभी विवाह संस्कार से आप गुजरेंगे और तब असल परीक्षा होगी गृहस्थ धर्म की। वहां मैंने स्त्रियों के बारे में लिखा था कि समुंदर को पुरुष कहा था और नदी को स्त्री कहा था कि नदियों का समुंदर में समाना सबने देखा है, नदियों का, एक स्त्री का एक पुरुष की ओर जाना सबने देखा है, वह चली जाती है अपने पिता का घर छोड़ करके। उस पर मैंने लिखा था कि नदियों का समंदर में समाना सबने देखा है, समंदर से नदी का लौट आना किसने देखा है। नदियों का समंदर में समाना सबने देखा है, समंदर से नदी का लौट आना किसने देखा है। और लाचारगी नदियों की वो उल्टा बह नहीं सकती, लाचारगी नदियों की वो उल्टा बह नहीं सकती, और समंदर कितना जालिम है ये नदियां कह नहीं सकती, समंदर कितना जालिम है ये नदियां कह नहीं सकती। सुनिए आगे की पंक्तियां कि समर में हो पर तुम्हारी जय रहेगी, हार कैसी जीत की बस लय रहेगी, कठिन पल का अंत होगा देख लेना, विजय स्त्री की पटकथा भी तय रहेगी, बस जरा संघर्ष है कुछ ही दिनों का, मैं तुम्हें फिर से जगाना चाहता हूँ, हाँ तुम्ही से मुस्कुराना चाहता हूँ, हाँ तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और क्या होता है जीवन में कि न केवल स्त्रियों के साथ, आप जीवन के किसी भी प्रतिस्पर्धा से गुजर रहे हो, आप पर व्यंग होता है, आप पर कटाक्ष होता है, लेकिन आपको विचलित होना नहीं होता है। मुझे याद है योशिता पटवर्धन जुड़ी हुई है, योशिता पटवर्धन जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ने जा रही थी और उस समय किन चुनौतियों का सामना पड़ा है मैं साक्षी रहा हूँ उस समय का, और उन चुनौतियों आकर के कैसे विजय स्त्री की पटकथा इसने लिखी थी। ठीक है, विभिन्न मसले हो सकते हैं, उम्मीदवारी जा सकती है, लेकिन क्या मिले मत का प्रमाण नष्ट किया जा सकता है? क्या उस पक्ष धर्मता को हटाया जा सकता है? उसे काटा जा सकता है? जो वोट इसे प्राप्त हुआ है कभी नहीं काटा जा सकता है। वह पटना विश्वविद्यालय का स्वर्णिम काल रहा है, जिस तरीके से उसने जीता उसको। लिखता हूं कि कैसे चुनौतियां एक स्त्री एक पुरुष सबके सामने होती है कि
हर समय कुछ लोग होंगे जानता हूँ, व्यंग होगा हर घड़ी मैं मानता हूँ। हर समय कुछ लोग होंगे जानता हूँ, व्यंग होगा हर घड़ी मैं मानता हूँ, पर तुम्हारे सामने वो दीन होंगे, अपनी हारों पर वही गमगीन होंगे। वे सलब से जल मरेंगे पास आकर, आग मैं ऐसी जलाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सूरज बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम पन में ही रहूंगा। सांस की सिलवट बिछाना चाहता हूँ, हाँ तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। हाँ तुम्ही से मुस्कुराना चाहता हूँ, हाँ तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समय की सीमा होगी और शालिनी को भी पढ़ना है, तो मुझे खुद को रोक देना ही ज्यादा बेहतर होगा। वरना अगर अंशु का आदेश हो तो मैं 1-2 रचनाएं और सुना सकता हूँ आप सबको। हमारी ये बहुत बड़ी हमारे लिए सम्मान की बात होगी कि अगर हम आपको और सुने सर, कृपया करके। तो देखिए, जीवन में एक क्षण आता है, हमारा पूरा जीवन 4 आश्रमों में विभक्त किया हुआ होता है, बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो इस जब 100 वर्ष की आयु हुआ करती थी तो 25-25 भागों में इसे वर्षों में बांट दिया गया। लेकिन अब शतायु नहीं होते, अब 100 वर्ष के नहीं होते, इसलिए विवाह संस्कार भी पहले हो जाते हैं और आश्रमों को छोटा कर दिया गया है। तो कुछ ही समय पहले, मुझे लगता है कि लगभग 10 महीने होने को है, मैंने भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था और जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नए साथ के साथ मैंने जीना शुरू किया। मैंने देखा, मैंने तब सोचा, शायद हम अपनी माँ को भी महसूस करते हैं, अपनी बहनों को भी महसूस करते हैं, लेकिन अब एक पत्नी को भी जब मैंने महसूस किया और उन दिनों में प्रेरणा उन्हें बना करके मैंने एक रचना लिखी। आजकल की लड़कियां, आजकल इसलिए क्योंकि अब कष्ट कम गए हैं जीवन के। कब पहले महिलाओं के लिए साधना और बड़ी करनी पड़ती थी, वे अपने घर को छोड़कर दूसरे घरों में जाती थी और वहां साधना उन्हें और करनी पड़ती, उनके सामने और चुनौती आती। अब तो परिवार एकल हो गया है, संकट कम गया है, कष्ट कम गया है, लेकिन ऐसे समय में भी एक स्त्री जब अपने पति के लिए व्रत रखती है तो बड़ा ताज्जुब होता है कि क्या पुरुष एक स्त्री के लिए व्रत नहीं रख सकता। जिस तरह एक स्त्री चिरायु होने की साधना करती है, मेरा पति, क्या एक पुरुष को अपनी पत्नी के लिए व्रत नहीं रखना चाहिए? भैंस की गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है, इसमें एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी होता है। ये जीवन रथ के 2 पहिए होते हैं और दोनों पहियों की मजबूती उतनी ही जरूरी होती है। मैंने यूं ही प्रसन्न होकर के एक दिन रचना लिखी थी और मुझे लगता है कि आप सब अपने जीवन में अपने प्रेम के नाम इन पंक्तियों को रख सकते हैं, खास करके जो पुरुष है, पुरुष वर्ग के लिए। सुनेंगे कि इन पंक्तियों के अंत में है पागल हो। मुझे लगता है कि आप सब जब उच्चारण आएगा आप सब खुद बोल पड़ेंगे। सुनाता हूं कि मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो। मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो। पूछने पर इनकार करोगी, पागल हो। मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो। पूछने पर इनकार करोगी, पागल हो। और अगली पंक्तियां देखिए कि लव यू भी है, ओनली मी की सेटिंग भी। पहुंचिएगा फेसबुक तक कि न जाने इजहार के कितने ऐसे मौके जीवन के आते हैं कि हम इजहार कर देते हैं, लेकिन फेसबुक पर सेटिंग उसे पब्लिक और फ्रेंड्स न करके ओनली मी की रखते हैं। तो एक स्त्री अपने इजहार को इसी रूप में जीवन भर रख पाती है। उसकी आंखों से प्रेम की भाषा को समझना होता है। आप जिस मुखर होकर के जिस गर्दभ आवाज में पुरुष बोल दिया करते हैं, महिलाएं, स्त्रियां और लड़कियां इतनी मुखर नहीं हो पाती है। सुनेंगे कि मुझसे इतना प्यार करोगी, पागल हो। पूछने पर इनकार करोगी, पागल हो। लव यू भी है, ओनली मी की सेटिंग भी। फेसबुक को लाचार करोगी, पागल हो। लव यू भी है, ओनली मी की सेटिंग भी। फेसबुक को लाचार करोगी, पागल हो। और जिन आंखों में काजल की बस जरूरत है, जिन आंखों में काजल भर की जरूरत है, उन आंखों में प्यार भरोगी, पागल हो। जिन आंखों में काजल भर की जरूरत है, उन आंखों में प्यार भरोगी, पागल हो। और हम भी पैदल, तुम भी पैदल चल निकले। हम भी पैदल, तुम भी पैदल चल निकले। पैदल चंदा पार करोगी, पागल हो। हम भी पैदल, हर प्रेमी चांद के पार जाना चाहता है। उस पर मैंने लिखा है कि हम भी पैदल, तुम भी पैदल चल निकले। पैदल चंदा पार करोगी, पागल हो। और चीख चीख के दुनिया भर से कहती हो, चीख चीख के दुनिया भर से कहती हो, मेरी खातिर मार करोगी, पागल हो। चीख चीख के दुनिया भर से
कहती हो कि मेरी खातिर मार करोगी, पागल हो। और मोमोज, आधुनिक जो प्रेम है उस पर, कि मोमोज और वैफल की भूखड़ भूखड़ लड़की। आज के दौर में फास्टिंग करना कितना कठिन होता है उस पर है मैंने, कि मोमोज और वैफल की भूखड़ लड़की, तीज और त्योहार करोगी, पागल हो। मोमोज और वैफल की भूखड़ लड़की, तीज और त्योहार करोगी, पागल हो। तो ये रचनाएं हैं, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन्हें मैं सुना सकता हूं आप सबको। एक दो छंद सुना देता हूं जो मुझे बहुत प्रिय है, तो मुझे लगता है कि ना इसकी बिना सुनाए मुझे संतुष्टि मिलेगी और ना आप सबको मोक्ष मिलेगा, तो वो रचना भी मैं सुना ही देता हूँ। बिल्कुल एक अलग बिल्कुल इरशाद से। एक एक कविता मैंने लिखी थी, एक गीत मैंने बहुत पहले लिखा था, और अमूमन कवि सम्मेलनों में मैं जब जाता हूँ तो जो भी इस गीत से परिचित है उसकी डिमांड जरूर रखते हैं, तो वो गीत सुनाता हूँ। देखिए, लॉकडाउन का समय था, अभी भी पूरी तरह से हम कहें अनलॉक नहीं हुआ, अनलॉक की प्रक्रिया ही चल रही है। ऐसे में एक प्रेमी एक प्रेमिका से कोसों दूर है, और उसके मन में मिलन की उत्कंठा जागृत होती है। और दोनों मिलते कैसे हैं? दोनों अपनी अपनी छतों पर जाते हैं, कोसों दूर एक दूसरे से, और चांद के सहारे मिलते हैं। उस चांद के सहारे मिलने की प्रक्रिया को मैंने, वह मिलन पूर्ण मिलन नहीं होता है, वह मिलन अधूरा मिलन होता है। लेकिन जीवन में जो कुछ भी आधा है, उस आधे की अपनी पूर्णता है, उस आधे का अपना सौंदर्य है। जीवन में क्या क्या आधा है जिसका पूरा सौंदर्य है, उस पर एक गीत है, वो गीत मैं सुना रहा हूं आप सबको। सुनेंगे। प्रेमी छत, आप कल्पना कीजिए कि प्रेमी कोसों दूर छत पर खड़ा है, प्रेमिका कोसों दूर छत पर खड़ी है, और एक चांद के सहारे मिल रहे हैं। कि आधा चंदा तेरी छत पर, आधा चंदा मेरे पास, आधा चंदा तेरी छत पर, आधा चंदा मेरे पास, आधे आधे होते सपने, आधी निद्रा का यह प्यास, आधा चंदा तेरी पर। और आधा क्या है? कि आधे शिव हैं, आधी गौरा, अर्धनारीश्वर पूरा नाम। देखिए आधा कैसे पूरा है जी, कि आधे शिव हैं, आधी गौरा, अर्धनारीश्वर पूरा नाम, आधी आधी सांसों से ही पूरा होता प्राणायाम, आधा चंदा तेरी छत पर। और आधा क्या है? हम कहते हैं कि आधा तो साधा, आधा काम कर लिया तो पूजित हो गया। उस पर है कि आधे से ही जगत समझता पूरा हो जाएगा काम, आधे से ही जगत समझता पूरा हो जाएगा काम, यही अर्थ रचते रहते हैं नित नव रिश्तों का आयाम। आधे प्रेम की अर्जियां अगर स्वीकार होगी तो समझो पूर्णता मिल गई जीवन में। आधे आगे सुनेंगे। एक प्रेमी के लिए आधा क्या है? कि आधे पलक झुका देती हो, रुक जाती है पूरी सांस, आधे पलक झुका देती हो, रुक जाती है पूरी सांस, आधे पलक उठा लेते ही मुट्ठी में पूरा आकाश, आधा चंदा तेरी छत पर। देखिए, प्रेम का स्वरूप समय के साथ बदलता गया है। एक दौर था जब प्रेम पत्र लिखा जाता था, और प्रेम पत्र लिखे जाने वाले दौर को जिन भूतपूर्व प्रेमियों ने जिया है, ऐसे ही एक भूतपूर्व प्रेमी को इस लॉकडाउन अवधि के दिन, इस लॉकडाउन अवधि में एक पुराना खत मिल जाता है। जब किताब के पन्ने वो सहेज रहा होता है, उसी बीच एक खत मिलता है। जैसे उस खत को खोलता है, वह खत आधा पट जाता है। आज तो संबोधन कई तरह के, बाबू सोना और न जाने क्या क्या संबोधन जीवन में रचे गए हैं, लेकिन तब एक संबोधन हुआ करता था, हे प्राण के आधार। जब वह खत खोलता है तो प्राण अलग हो जाता है, आधार अलग हो जाता है। तो उस स्थिति पर, उस मन स्थिति पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि आधे खत का पूरा हिस्सा मिट जाता है, कि आधे खत का पूरा हिस्सा, आधार कहीं और प्राण कहीं, आधे खत का पूरा हिस्सा, आधार कहीं और प्राण कहीं, आधे खत का पूरा किस्सा, जिस्म कहीं और जान कहीं, आधा चंदा तेरे छत पर। और जीवन में देखिए आधा क्या है? आप
कितना भी कहीं से पार्टी मना करके आ जाइए, चाहे बिरयानी महल घूम लीजिए या जो भी आपको पटना के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट मिलते हो वहां खा करके आ जाइए। लेकिन घर पर आने के बाद अगर माँ ने आपको खाना नहीं खिलाया, माँ के हाथों का आपने नहीं खाया, तो आपके जीवन में आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। माँ कहती है बेटा खा लो, आप कहते हैं नहीं माँ खा के आए, वो कहती है बेटा एक रोटी खा लो, कहते हैं नहीं माँ नहीं खाएंगे, आधा खा लो। लेकिन उस आधी रोटी का जो सौंदर्य होता है ना, उतनी मिठास दुनिया के किसी भी व्यंजन में नहीं होती है। आप जीवन में कितना भी युद्ध जीत लीजिए, कितनी भी दौड़े जीत लीजिए, कितना भी ओलंपिक से गोल्ड मेडल लेकर के आ जाइए, लेकिन जीवन में जब आपने पहला कदम रखा था वह पूरा नहीं था, आधा ही था, और आधे कदम के बाद आप गिर गए थे, तब आपके बाप को जो खुशी मिली होगी ना, उतनी खुशी जीवन में आपके पिताजी को कभी नहीं मिल पाती है। तो उस आधे की पूर्णता में लिखता हूँ, उसको मैंने, उस भाव को, उस स्थिति को मैंने पंक्तियों में रखा है कि माँ की जिद पर आधी रोटी खाने का जो स्वाद मिला, माँ की जिद पर आधी रोटी खाने का जो स्वाद मिला, आधा डग मेरे चलने से पितु को जग आबाद मिला, आधी झुकी कमर दादी की, बचपन में प्रवेश कीजिए, दादी झुक करके चल रही है, जीवन में उससे सुंदरतम चीज कुछ नहीं हो सकता है एक बालक के लिए, कि आधी झुकी कमर दादी की, दादाजी करते उपहास, आधे का सौंदर्य कैसा, आधे में ही सबकी सांस, आधा चंदा तेरे छत पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सबने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया। मैं इस लायक अपने आप को समझता नहीं हूं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर, कोटि कोटि आपको नमन। और दोस्तों ये चंदन सर हैं, और ऐसे व्यक्तित्व को जब हम सुनते हैं तो हमें वापस से याद आता है कि इस आईपीएल जैसे T20 फॉर्मेट में जब लोग हर बार में सारी चीजों को खत्म करना चाहते हैं, ये टेस्ट मैच की तरह, और इनकी कविताओं का पाठ चलता रहे 5 दिन क्या 10 दिन चलता रहे, हम लोग बिल्कुल सुनते रहेंगे। और इनके हाइलाइट्स को अगर देखा जाए तो वो हाइलाइट्स भी एक गजब का नजारा होगा। और इनके कुछ चंद हमने कुछ लाइनों को लिखा है जो हमें मतलब अपने साथ ले जाना हम चाहते हैं। इतने महान हस्ती आज हमारे साथ है, जैसे इन्होंने कहा कि लिखना खुद से मिलना होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो इसके पीछे बहुत बड़ी व्याख्या किया जा सकता है। हमें याद आ रहा है बचपन में जब हम लोग कविता पढ़ते थे और वहां पे भावार्थ लिखने को कहा जाता था कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने क्या कहा, और इस एक लाइन में बहुत बड़ा भावार्थ लिखा जा सकता है, और इसमें इतनी गहराई है कि मैं क्या कहूं। दूसरा जो इन्होंने पर्यावरण के ऊपर इन्होंने जो कविता का पाठ किया, और उसमें वो एक लाइन जो कहा कि झील सी आंखें जो सब देखते हैं लेकिन झील नहीं देखते लोग, वो इतने गहरे प्रभाव लोगों के मन में कर सकता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि चंदन सर ने हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज की, और नमन करेंगे सर आपको कि आपने हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में अपना कीमती वक्त दिया, और हमारे इस कार्यक्रम में आप मौजूद रहे। हम सब बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं आपको यहाँ पे पा करके। और इस आयोजन के समय क्योंकि आप बहुत ही बड़े हैं, इस आयोजन के समय अगर हमसे कोई छोटी मोटी भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हाथ जोड़कर मैं आपको आपसे माफी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हम माफी तो शालिनी से मांगेंगे, शालिनी का समय हमने संभवतः ले लिया है। तो दोस्तों जैसे कि चंदन सर ने पहले ही कह रखा है, और इसी बीच में योशिता पटवर्धन जो हमारी सहायिका हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि कृपया वो अपने आप को अनम्यूट करें, क्योंकि वो काफी देर से अपने हैंड को रेज की हुई है और वो कुछ भी कहना चाहती हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा योशिता मैम से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। और माफ जी। हेलो एवरीवन। चंदन, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो आपने मुझे स्वीकारा इस इवेंट को में आने का। थैंक यू सो मच भैया। अभी आपने जो मेरे लिए बोला इलेक्शन के टाइम का बात, और आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे साथ इन मेरे इलेक्शन के टाइम पर, और उसके बाद भी आज तक आपने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है पूरी तरीके से। बहुत बहुत थैंक यू आपका। और इस कार्यक्रम में आके इसकी शोभा बढ़ाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू शुक्रिया। सो मच। बहुत आगे जाना है योशिता आपको। शुक्रिया। आपका साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थे हमारे एक सबसे एक्सपीरियंस और सबसे महान आज के इस पूरे श्रेणी में कहे जाने वाले कवि चंदन द्विवेदी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो ये पूरा सेशन चला जहाँ पे चंदन सर की घाट से मोहब्बत और सौम्या जी की चाय से नाराजगी और चंदन सर की पागल हो क्या और शालिनी की सुकून वाली बात, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन खुशनुमा शाम आज आप सभी कवियों ने मिलकर हमारे सारे ऑडियंस का बनाया। इसके लिए आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। और कलाकारों के लिए अवनी एंटरप्राइजेस हमेशा इसी तरीके से आगे काम करते रहेगा और अपने समाज में जितने कलाकार हैं उनको एक मंच प्रोवाइड करने का हमेशा से काम करता रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इसी तरीके से अपने कला की आराधना करते रहें, इसी तरीके से हमें मौका देते रहें कि आपके माध्यम से एक समाज में जो चेंज आना चाहिए वो आपके कलमों के धार से वो चेंज जरूर आए। और आप सभी लोग इसी तरीके से समाज के प्रति इतना प्रखर होकर के अपने जो कुरीतियां चल रही हैं उनके ऊपर आवाज उठाते रहें। इससे आप सभी लोगों से हमें बहुत ही हाई होप्स है। आप बुद्धिजीवी लोग हैं और आपसे पूरे समाज को अब बहुत ज्यादा अपेक्षा रहती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं एक बार फिर से हमारे जो आज के प्रायोजक हैं, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर है किसान ग्राम, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को आप सभी लोगों तक पहुंचाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं अपनी पूरी जो हमारी अवनी एंटरप्राइजेस की टीम है, जिन्होंने दिन रात एक करके हमारे इस इवेंट को इतना बड़ा बनाने के लिए पूरा मेहनत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योशिता, शालिनी, शिवानी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को आप सभी लोगों तक इतने बेहतरीन ढंग से पहुंचाने में हमारे पूरे अवनी परिवार का पूरा समर्थन दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि जितने हमारे कलाकार आज मौजूद हैं वो अपने आसपास और भी कलाकारों को हमारे साथ जोड़े और हम उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जहां से वो भी आगे ग्रो कर सके। मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से ये कार्यक्रम आगे भी हम लोग आयोजित करते रहें, आप सभी लोगों का स्नेह बना रहे। और अंत में मैं उन सारे साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हम सभी लोगों का इतना जो हमारा कॉन्फिडेंस है इसको बढ़ाया, हम सभी लोगों का इतना मदद किया। आप सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से हमारे जो आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है उनको बहुत ही मदद मिलेगा। इस वैश्विक महामारी में जहां पे किसी को मंच प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, हमारे तरफ से एक छोटा सा ये इनिशिएटिव था जहां पे हम अपने माध्यम से कलाकारों को एक छोटा सा डिजिटल मंच दे पाए। और मैं भगवान से बस इसी चीज की प्रार्थना करूंगा कि ये जो डिजिटल कॉन्सेप्ट है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हम सभी लोग एक बड़ा आयोजन करें जहां पे हम सभी लोग फिजिकल जो कवि गोष्ठी होता है, जिसको हम लोग सच में कवि सम्मेलन जो मानते हैं, उस चीज को हम लोग देख पाए, जहां पे ऐसे महान कलाकार चंदन सर, शालिनी मैम, राजा रवि सर और सौम्या मैम मौजूद रहे और आप सभी लोगों के साथ एक और बहुत ही बेहतरीन शाम हम लोग आयोजित कर सके। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप सभी लोगों से यही एक हमारी शुभकामनाएं होंगी कि आप सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप का ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें, अपने समाज को साफ सुथरा बनाकर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति अगर कुछ हमारे पूरे इवेंट के लिए कहना चाहता है तो आप सभी लोग अपने आप को एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपने बातों को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। मैंने आप सभी लोगों के लिए अनम्यूट का एक्सेस खोल रखा है, अगर आप चाहें तो अपने आप को अपने माध्यम से अनम्यूट कर सकते हैं और अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैं देख पा रहा हूँ किसी ने भी अपने आप को अनम्यूट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों का सहयोग समर्थन हमेशा हमारे साथ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी जितने भी हमारे कलाकार और जितने भी हमारे टीम मेंबर्स और जितने भी हमारे साथी अभी मौजूद हैं, मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा आज के इस खुशनुमा शाम को अंत करने के लिए। ऐसे मन तो नहीं है, बहुत ही मजा आया इस पूरे इवनिंग में, इस पूरे सेशन में आप सभी लोगों के साथ मुखातिब होकर बहुत मजा आया। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, आप सभी लोग सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी शुभकामना है। तो आप सभी लोगों का इसी तरह से स्नेह प्यार हमें मिलता रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।